नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार फंस गई और ऐसी फंसी कि अब तो ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी का द एंड, समझ रहे हैं, खेल खत्म हो गया। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं रहा, इस सरकार के इस्तीफे रहेगा, यह समझ लीजिए आप। क्योंकि अब इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। जंतर मंतर से छात्र जो जेएनजी था वह तो चला गया, लेकिन देश से नहीं गया और बाकी के शहरों में अभी भी जेएनजी है, आंदोलित है। लेकिन जेएनजी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा करके जंतर मंतर से हट तो गया, लेकिन सरकार के इस्तीफों के अंदर बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहला गृह मंत्री अमित शाह का, या अब इस सरकार के अंदर 272 सांसद एक आम बहुमत के भी बचेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के अंत की शुरुआत है, यह निश्चित है। अब ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री अब इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं और मित्रों से माय फ्रेंड पर पहुंच गए। परिवर्तन है और 99% उनके व्यूज पे गालियां हैं और 1% अंधभक्त अभी भी यानी कि बचे हैं। यानी कि 1% वाले प्रधानमंत्री रह गए हैं, लाचार है बेचारे। अब उन्हें इंस्टाग्राम पर आना पड़ गया है, मित्रों से फ्रेंड पर आ गए, थोड़ा इंग्लिश भी सीख लिया, अच्छी बात है। इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा इंग्लिश लिख लिया, दैन। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा गया है और आज पार्लियामेंट में उनको जवाब देना है कि पैलेट गन छोड़ने की इजाजत किसने दी। पैलेट गन से जो फायर हुआ है, 7 राउंड फायर हुआ है जंतर मंतर पर, किसने दी। लाठीचार्ज करने के पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वाटर कैनन से जब काम नहीं चलता तो लाठीचार्ज होता है। तो लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया और छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। यह आतंकवादी तो थे नहीं, सरकार ने बात इनसे क्यों नहीं की। और जो सादी वर्दी वाले गुंडे थे वह किसके थे, यह गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी गहराइयों में हम लोग चलेंगे, बहुत ध्यान से समझिए आप दर्शक। एक ऐसे मोड़ पर इस देश की राजनीति आकर के खड़ी हो गई है कि वह राजनीति बाद में पहले इस देश की समस्या बन गई है। यह सरकार ही, मोदी की सरकार ही इस देश की समस्या बन गई है। इसलिए मोदी सरकार का द एंड अब निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि जो सोए हुए थे वह जग गए और दुर्भाग्य यह है कि वह इतने हताहत हो गए थे, इतने मजबूर हो गए थे, लाचार हो गए थे कि उन्हें नींद से जगना पड़ा। वह जब नींद से जगे तो पैरों के नीचे की जमीन खसकी थी, तो सरकार हिला दिया। मैं कहता था ना, जिस दिन नींद टूटेगी पैरों के नीचे जमीन नहीं बचेगी। कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आज यह मुहावरा इस सरकार के लिए लागू हो गया है, मोदी सरकार के लिए, कि सब कुछ इसका खत्म है। अब दिया फड़फड़ा नहीं रहा है, दिया विराम की तरफ अग्रसित हो चुका है इस सरकार का, और इन लोगों को अपने अंत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा फड़फड़ाहट तो होता है।
अब 362 सांसदों की जरूरत थी नरेंद्र मोदी को डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, कि डिलिमिटेशन कराएंगे, देश को बांटेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। चुनाव आयोग गुलाम है ही मेरा, पिट्ठू है ही, और हम बादशाह बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाली के लाठी में आवाज नहीं होती और हिसाब भी बराबर होता है। बच्चे आ जाएंगे, युवा जेनजी आ जाएगा, इस देश का संसद के गेट तक पहुंच जाएगा, एक झटके में पूरे आरएसएस के 100 साल के राजनीति को पलट देगा और मोदी की सारी चाणक्यगिरी इनका उलट पलट करके रख देगा। इन्हें क्या पता था? पता ही नहीं था। इसे ही कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। नरेंद्र मोदी इसी राह से गुजर रहे हैं। छात्रों ने इस देश के लोकतंत्र को बचा लिया, इस देश के संविधान को बचा लिया, जो इस देश की ताकत है। अगर छात्र चाह दिए होते तो बांग्लादेश और नेपाल बना दिए होते, कोई रोक नहीं पाया होता। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को जगाया, उस अंधभक्ति के भ्रम को तोड़ा। और अब भाजपा में बगावत इसलिए, मैंने इसलिए भी कहा कि 272 सांसद भी नहीं बचेंगे सरकार में। मैंने क्यों कहा? बहुत साफ वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व सांसदों के बच्चे भी इस आंदोलन में थे और उन पर सवाल हुआ तो वह कह रहे हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। यानी कि यह बात अब सच हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव। अब सोचिए, जो सांसद है और वह सरकार को सहमति अपना दे रहा है, उसके घर में वह अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला रहा है और उसके बच्चे उसे गिरी नजर से अपने बाप को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नकारे सरकार के साथ हुआ है। इसके लिए तो फिर वह कितने दिन रहेगा साथ? और यह सब कुछ मोदी और शाह के वजह से हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी सी दरार पड़ रही है, जो पहले भी थी, लेकिन पहले का वजह कुछ और था और अब का वजह कुछ और हो गया। पहले वजह यह था कि उनका विकास नहीं हो रहा था, उन्हें दबाया जा रहा था और दूसरे दलों से लाए हुए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा था, प्रमुख पदों पर बनाया जा रहा था। अब आप दर्शक सोचिए कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, 4 फुट का। जिस व्यक्ति को बोलने का तरीका नहीं पता है, वह व्यक्ति शिक्षा की बात करेगा। सोचिए, जिसे बोलने की भाषा, शब्दों का ज्ञान न हो, वह व्यक्ति इन छात्रों के शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। अब दर्शक सोचिए, नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि टास्क फोर्स बनाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, कानून बनाए जाएंगे कि 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना होगा जो दोषी पकड़ा जाएगा। ठीक है, मान लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, यानी कि उसमें जल्दी सुनवाई होगी। तो पीएमएलए कोर्ट भी तो इसीलिए बना था कि राजनेताओं का जो मामला रहेगा वो फटाफट सुनवाई होगी। एक भी केस बता दीजिए जो उसमें सुनवाई हो गई है फटाफट। एक केस बता दे कोई कि राजनेताओं की सुनवाई हो गई है तुरंत। एक भी आपको नहीं मिलेगा। ईडी के कुछ आंकड़े आप दर्शकों को बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, जरूरी है आपके लिए। ईडी ने 95% कार्रवाई 14 के बाद 26 तक 95% विपक्षी दलों के ऊपर किया है। कितना? 95%। 100 में 95 कार्रवाइयां विपक्ष के खिलाफ हुई है। और उसका परिणाम कितना निकला?
0.05%, 0.05%। आप 100 लोगों पर कार्रवाई करते हो, 95 विपक्ष के होते हैं और आपका रिजल्ट 0.05% है। लानत है ऐसी सरकार और ऐसी ब्यूरोक्रेसी पर। यह गुमराह इस देश को जिस तरीके से कर रहे थे वह भ्रम टूट गया। अब भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर 2-3 फाड़ है। गोदी मीडिया अभी तक छुपा रहा था, अब उसके छुपाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो कोई अब देखता नहीं है, चिल्लाता रहे और नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आकर के गाली खाते रहे और गोदी मीडिया को कोई देखेगा नहीं इंस्टाग्राम पर भी। तो अब इस सरकार के अंदर, मैं बीजेपी की अंदर की बात कर रहा हूं बस, भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद हैं, आज अगर संसदीय दल की बैठक हो जाए तो उसमें 150 लोग मोदी के खिलाफ आ जाएंगे, यानी कि 50% बीजेपी मोदी के साथ नहीं है। 50% बीजेपी मोदी के साथ नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, इसका दूसरा पहलू, एनडीए गठबंधन के लोग जो सेकुलर छवि के नेता है कहे जाते थे, अब तो नेता कहलाने लायक भी नहीं है, लानत है ऐसे नेताओं पर। यह सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, इन्हें मंत्री पद चाहिए और पैसे का स्रोत चाहिए। चूंकि सरकार में रहेंगे तो उद्योगपति भी इनको पैसे देंगे, सरकार से भी जो प्रोजेक्ट आएंगे 40% कमीशन इसमें चलता ही है बीजेपी सरकार में। 40% कमीशन के बगैर कुछ भी आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, पहले 40% कमीशन दो। तो राम मंदिर जो बना है उसमें 40% कमीशन भाजपा वालों ने लिया है, और जो दान चढ़ा है उसको पूरा लूट के उठा ले गया आरएसएस ने। तो अब जब दोनों का पोल खुल गया तो आपस में टकराव, और यह सब शुरू कब हुआ? राम मंदिर में दान लूट के बाद। एक दूसरे पर छिटाकसी करने के चक्कर में 100 साल का अपना सपना तोड़ गए। तो अब जिस एनडीए गठबंधन की बात मैंने किया, उस एनडीए गठबंधन में एक ही मुख्यमंत्री है, पूरा एनडीए गठबंधन का एक ही मुख्यमंत्री है। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू का भी पतन शुरू हो गया। असल में इस देश के सबसे बड़े गद्दार अगर कहे जाएंगे 24 के बाद तो 2 ही लोग हैं, नीतीश और नायडू। नीतीश वेंटिलेटर पे है और नायडू सांप छछूंदर वाले फेर में है कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन इस बीच जनता ने फैसला कर लिया, छात्रों ने फैसला कर लिया, और जब छात्रों के साथ उसके माता पिता है तो समस्या बड़ी हो गई। अब उनके पास अपना वजूद बचाने के लिए रास्ता साथ छोड़ना मोदी का बस बचा है, और कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं है। इस बात से सरकार डरी हुई है। साथियों को मान मनोबल का दौर शुरू हो रहा है। इंस्टाग्राम पर रील मोदी जी का रोज 12 बजे चल रहा है। अब आज पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस करेंगे और कानून पेश करेंगे। इंस्टाग्राम पर मोदी जी डालते हैं, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की सरकार है क्या? मतलब कार्टून बन गए हैं यह नेता, इतने बड़े कार्टून हो गए हैं कि अभी भी इनको अक्ल नहीं आ रही है कि 12 साल का बच्चा भी जाग गया है 10 साल का और कह रहा है कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। तभी भी समझ नहीं आ रहा है इनको, तभी भी इनकी अक्ल घास से काटने गई है। तो अब एनडीए गठबंधन के अंदर कई टुकड़े होने जा रहे हैं चंद दिनों में, और आज किसान भी दिल्ली आ रहे हैं। एक समस्या गई तो दूसरा 13 महीने वाली समस्या आ रही है, जो 13 महीने किसान, उन किसानों को रोकने की कोशिश अगर करती तो तख्ता पलट हो जाएगा, और नहीं रोका तो दिल्ली किले में तब्दील हो जाएगी। तभी भी सरकार समस्या में। तो अब इसमें एनडीए में दरार, यानी कि अगर कुल मिलाकर के हम अगर
यह समझने का प्रयास करें कि क्या एक नॉर्मल बहुमत का आंकड़ा जो 272 का है, क्या इस सरकार के पास बचेगा? तो उसके आंकड़े यह बताते हैं कि 272 सांसद भी नहीं बचेंगे सरकार के पास, सरकार गिर जाएगी। अब यह इन सब चीजों से अचानक जो पीएम दफ्तर में संकट पैदा यह हो गया है सत्ता का, कि सरकार के पास 272 सांसद भी नहीं बचेंगे बहुमत का, तो सरकार के पास है क्या? दो अहम सवाल है इसमें जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, राहुल गांधी ने अमित शाह का जवाबदेही तय कर दिया। 7 राउंड पैलेट गन क्यों चलवाया? लेटर लिख दिया लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलवाती है, और सादी वर्दी में गुंडे कौन थे, या वह पुलिस के थे तो वर्दी में क्यों नहीं थे, और जो वर्दी में थे उनके नेम प्लेट क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे? कन्हैया कुमार को जो पुलिस ले गए उसमें एक पुलिस था जिसका बैच ही नहीं था, वह आरएसएस वाला था, और सिर्फ सभी पुलिस प्रशासनों में सिर्फ वही एक आरएसएस का बंदा था जो मास्क लगा करके पुलिस की वर्दी में था और नेम प्लेट नहीं था। तो पहचान तो इन लोगों की हो चुकी है। अब अमित शाह को जवाब देना है कि पैलेट गन क्यों चलवाया, और वह कौन लोग हैं जो गुंडों के भेष में आए हुए थे वर्दी में, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, और सब चिन्हित है। दूसरा कि लाठीचार्ज जो बच्चों पर हुआ, तो लाठीचार्ज होने के पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, और आपने वाटर कैनन चलाया नहीं, लाठी चार्ज क्यों कराया? और लाठी कमर के ऊपर नहीं पैरों पर मारा जाता है, आपने ऐसा क्यों किया? किसके कहने पर इजाजत दी आपने? मोदी के कहने पर। अब पैलेट गन का यूज हुआ है, बच्चे हताहत हुए हैं, आंखों की रोशनी चली गई है, शरीर छलनी हो चुका है, हजारों की संख्या में किसी के पैर टूटा, और बच्चियों के साथ जो व्यवहार जिस तरह से प्रशासन ने किया है, यह गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अब अमित शाह जवाब दे, इस्तीफा दे, और अमित शाह की जवाबदेही अब पुलवामा भी होगा, पहलगाम भी होगा, दिल्ली ब्लास्ट भी होगा, और यह लाठीचार्ज भी होगा। और दूसरा, मोदी जी माफी मांग लो, पार्लियामेंट में ही मांग लो माफी, या रील ही बना करके माफी मांग लो, व्यू भी बटोर लो इंस्टाग्राम पर, गाली के बहाने ही बटोर लो। और पहली सरकार है जो कैबिनेट में इंस्टाग्राम की बात चल रही है कि इंस्टाग्राम पर मुझे इतने लोगों ने देख लिया, उसके नीचे की गालियां सुन करके इतने खुश हैं, तो सोचिए कि इनकी हैसियत क्या है और किस नेचर के यह लोग हैं। तो आज पार्लियामेंट के अंदर बहस बहुत दिलचस्प होगा, वह बहस होता भी है या पार्लियामेंट हंगामे का भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरा, किसान आंदोलन शुरू हो रहा है आज से, किसान आज दिल्ली आ रहे हैं, बीजेपी में घमासान अलग से है, और एनडीए के नेता समर्थन वापस लेने को मजबूर अलग से हो रहे हैं। अब इन सभी परिस्थितियों में मोदी सरकार के पास कुछ रास्ता नहीं बच रहा है, क्योंकि जब अपनी पार्टी के अंदर ही लोग खुलेआम अब बोलने लगे हैं, और जब पूरी तरह से सरकार घिर गई है, तो एनडीए का कौन सहयोगी दल होगा कि अपना बलि चढ़ा दे? और अमित शाह अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो बौंडल होगा पूरे देश में, क्योंकि दूसरा गांधी पैदा हो गया है, राहुल गांधी, और पूरा युवा उनके साथ है, असलियत सरकार की आ गई है, और इनके ही वोटर इनके साथ कर गए। आप दर्शक सोचिए, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, जो छात्र जंतर मंतर से जा रहे थे धरना खत्म करके, गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का एक छिछोरा नेता रोक करके उनको थप्पड़ मार रहा था, गालियां दे रहा था कि देश विरोधी नारे लग रहे थे, तो वहां क्यों गया था माफी मांग?
देश विरोधी के लोग, देश विरोधी लोग छात्रों को कह रहे हैं कि देश विरोधी वहां नारे लग रहे थे। 12 साल से जो इस सरकार ने तांडव मचाया था, कहते हैं ना 100 सोनार की एक लोहार की, एक छात्रों के आंदोलन ने छठी का दूध इन्हें याद दिला दिया। और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग इनके खिलाफ और छात्रों के साथ खड़े हो गए, अपने बयान देने लगे। अब इस सरकार का द एंड एकदम बिल्कुल निश्चित है और नरेंद्र मोदी ने पूरी भाजपा का पतन कर दिया। लेकिन धन्यवाद मोदी को एक चीज की और, कि आरएसएस का काला चिट्ठा इस जेनजी के सामने ला करके खड़ा करवा दिया। आरएसएस का असली रूप, वह कितना साजिश करता है, कितना नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है, यह इस जेनजी के सामने ला दिया। और इस जेनजी ने इस देश के एक संदेश दे दिया कि यहां पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद नहीं चल पाएगा, हम सब एक थे हैं और आगे रहेंगे और नफरत फैलाने वालों को भगा डालेंगे। लेकिन इसी के साथ राजनीतिक दलों को, सभी को, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस जेनजी के बाद जो अल्फा है उसने संदेश दे दिया कि हम भी तैयार हैं और किसी भी सरकार को हम देश के खिलाफ अगर नफरत बोलने का और संविधान को खत्म करने का, लोकतंत्र को चाटने की अगर जरूरत भी दिखाई तो हम उसका वह हर्ष करेंगे कि वह नेता कहलाने के लायक नहीं होगा। इन छात्र आंदोलन ने यह साबित कर दिया और बच्चों की उस मीम ने कर दिया कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। और कल तो एक नारा और लग गया, वह बड़ी महत्वपूर्ण था। कल जो नारा लगा वह इतना महत्वपूर्ण था कि आप दर्शक पूछिए मत, इस सरकार के और भी पसीने छूट गए। इन बच्चों ने यह कहा, गुंडे बहरों की सरकार, तरी पार तरी पार। कल के प्रोग्राम में मैंने आप दर्शकों को बताया ही था। लेकिन जब बच्चे सर पर कफन बांधकर और परिवार से, मां बाप से झगड़कर अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर आ जाते हैं, तभी तो उन्होंने नारा लगाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो आप दर्शकों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को अब रोकिए मत, क्योंकि यह सरकार गूंगी और बहरी है। आवाज नहीं उठाएंगे, उनके भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। और आप लोगों ने बच्चों का साथ दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।